सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने ये जो कैप्शन सुना है इसकी हकीकत बहुत ही तल्ख है। ईरान अपना कैपिटल मूव करने के ऊपर मजबूर हो गया। ये कोई दानिशमंदी है या जोग्राफियाई एक जिसे कहते हैं कि प्लानिंग है, या फिर इस खतरे के पेश नजर कि इजराइल रॉकेट और क्रूज मिसाइल ना मार दे, इससे बढ़ के कोई हमला ना कर दे। ईरान ने अपने 200 साल कदीमी दारुल खिलाफा तेहरान को खैराबाद कहने की ठान ली है और अब की मर्तबा मूव करके मकरान के किसी एरिया में आ रहा है। मकरान आपको पता है बड़ी बेल्ट है, हो सकता है कि मकरान का अपना शहरी कैपिटल हो, और ये चीज दो नुकसान और दो फायदे दे सकती है। पाकिस्तान से बहुत करीब हो जाएगा। ईरान का कैपिटल पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बिल्कुल बाजू में आ जाएगा। यानी यूं कह लीजिए कि आप तेहरान मूव करना गाड़ी के ऊपर इतना आसान हो जाएगा जैसे आप कराची से गालिबन नवाबशाह जा रहे हो, या फिर सिंध के किसी दूसरे हिस्से में जा रहे हो, या फिर आप लाहौर से पिंडी की तरफ जा रहे हो। अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और उसके पीछे वजह क्या है और क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, 2 से 4 साल का एस्टिमेट होगा। मगर चूंकि तेहरान इकोनॉमिकल हब बन गया है दुनिया की, तेहरान की दुनिया की यानी ईरान की तमाम दुनिया की सारी रिसर्च इंडस्ट्री, उसकी स्टेट, उसके एग्जेक्टिव्स, उसके लीडरान सब के सब तेहरान में रहते हैं। और ये देखा गया है कि हमास हानिया के इस शहादत वाले वाक़े से मालूम हुआ कि तेहरान बहुत ही आसानी से दस्तरस में आ जाता है एंटी ईरान एलिमेंट्स के। लिहाजा उन्होंने इस पर खैरियत जानी कि किसी भी तरह से सबसे पहले अगर आप जंग करना चाहते हैं तो अपने सेंटर को महफूज बनाएं, और सेंटर को महफूज बनाने के लिए यानी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्विलेंस को और स्ट्रांग करने के लिए मकरान मूव करने की ठान ली है। तारीख में ये बहुत बड़ा अहम फैसला होगा, इसलिए कि बहुत सारी रेजिस्टेंस आपको ईरान से भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं है। 200 साल पहले पुराना कैपिटल तेहरान है और 200 साल से ये कदीमी कैपिटल दारुल खिलाफा रहा है। अहमदीनेजाद के दौर में एक मरतबा कोशिश की गई थी, बात की गई थी, बहुत सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा था, मगर ये हो रहा है, ये होगा। यही ईरान जो अपने आप को महफूज बना रहा है, वहीं पर एक अजीब अशंबे वाली बात कर रहा है। यूएस में आपको पता है लॉस एंजलिस में एक शदीद किस्म की आग लगी हुई है। ऐसी आग फैली हुई है जिससे अरबों करोड़ों खरबों का नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े ऐसे अदाकार, सेलिब्रिटीज हैं जो इस वक्त परेशान खड़े हैं, रो रहे हैं, वहां पे सर पीट रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये कभी सोचा नहीं था, तसव्वुर नहीं किया था। आग पे ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। तो ऐसे में ईरान ने फिर अपना जो प्ले कार्ड है वो फेंका, और मैं समझता हूं एक अच्छी चीज है। ईरान ने यूएस के प्रेसिडेंट को, यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको ऑफर की है हेल्प के लिए। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि आग कैसे बुझाई जा सकती है और हमें आग के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल भी है। अगर यूएस चाहता है कि हम ये काम मिनटों में, घंटों में करके दिखाएं तो हमें एक मौका दे, हम ये काम करके दिखाएंगे। हमारे पास बड़ी शदीद किस्म की अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये एक तरह से गुड बिहेवियर भी है यूएस के लिए, और साथ में तमाचा भी है। यानी अगर आप किसी कंट्री के साथ राइवल हो और उसको ये बताना चाह रहे हो कि भाई दूसरी जगहों पे आग बाद में लगाना, पहले अपनी लगी हुई आग को बुझा दो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप कहें कि जी हम आ रहे हैं आग बुझाने के लिए। अगर आप मौका दें, अवामी वोट और अवामी पसंदीदगी हासिल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, और ये वही करता है जिसकी सोच ऊंची हो और उसका दिल वसी हो। ये आग लगाने वाले शहर है, आग लगाने वाले हालात है, यहाँ पर आग बुझाने का काम कोई भी नहीं करता। मगर मुझे खुशी है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लिया गया, और इसके बदले में यूएस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अलबत्ता एक अच्छा सिग्नल गया यूएस ने, अलबत्ता एक बहुत खतरनाक सिग्नल ईरान को दे दिया है। सुनने में आया है कि आयतुल्लाह के सर के ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री लगाई जा सकती है, और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका ने रिसेंट डेज में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड्री बढ़ा दी है। $25 मिलियन की हेड मनी है जो भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है, यूएस के एलाइज कंट्रीज के हवाले भी करता है। भले यूएस की पुलिस के हाथ में गिरफ्तार ना करवाए, वो इतना कुछ कमा सकता है अगर वो एक दुश्मन को, जिसको यूएस ने अपने लिए दुश्मन किरदाना है, जमा किया है, उसका सर हवाला करता है। बहरहाल ये वेनेजुएला वही कंट्री है जिसके बारे में अभी रिसेंटली कल नारे लगे हैं वहां पर, ईरान के। नहीं मालूम ये नारे क्यों लगे, ये वीडियो आप देखेंगे अंदाजा लगाएंगे, मगर इस वक्त ये चीज तो बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि जहां पे मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, वहां पर नॉर्थ कोरिया या वेनेजुएला जैसे और ऐसे मुल्क हैं जो यूएस की टसल में ईरान का साथ दे रहे हैं और ईरान को सैंपल República Islámica de Irán. Salam alaikum.
موبلائز کر رہے ہیں, بڑی بہادر قوم گردان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا مشکل کشا ملک نہیں نظر آتا جو اتنے بڑے دیو ہائیکل مارب سے پنکھا لے رہے. یہ جملے میرے نہیں, یہ ان اسٹیٹس کے ہیں کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ سارا کچھ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے, اسٹریٹجی ہو رہی ہے. میرے پاس ایران کے حوالے سے اور دنیا بھر کے ممالک کے حوالے سے کچھ تازہ ترین خبریں نہیں ہیں, مگر ایک عجیب بات یہ, وہیں پر ایران نے ایک سافٹ کارنر چہرہ بھی دکھایا جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اسٹریٹجک الائنس کے لیے یا امور کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ جو پراکسی ہے نا, اس ورڈ سے آشنا ہی نہیں ہے, پراکسی ہم نے کبھی پھیلائی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی معاشی قوت ہے ہی نہیں کہ ہم پراکسیز کی جا کے ہیلپ کر سکیں یمن میں یا سیریا میں یا دیگر ممالک میں. بہرحال یمن سے مجھے آپ کو یہ بات ضرور بتانی ہے جس کو آپ نے ہیڈ لائن میں بھی کور کیا ہوگا کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر سے یمن کے اوپر چڑھائی کر دی ہے, حملہ کر دیا ہے, اور ایسا کرنا سعودیہ کے نیون پروجیکٹ کو لے کے بہت سنگین ہو سکتا ہے, کیونکہ یمنی ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں, یمنی سنبھل نہیں رہے تھے اسرائیل سے, یمنی نہیں سنبھل سکے, برطانیہ کے حملوں سے بھی یمنی نہیں سنبھل سکے, یہاں تک کہ امریکی F-17 بھی گرانے میں کامیاب ہو گئے, اور اس کے بعد چوڑے ہو کے یمنی صدر نے اور ان کے جو رئیس ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اور بھیجو تاکہ ہم اور کھانا کھا سکیں, ہمارا تو شب و روز کا کھانا یہی ہے. تو ایسے میں بہت اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے ویسٹ نے کہ یمنیوں کو ان کے اپنے مسلمان بھائیوں سے مارا پٹوایا جائے, اور جو پاس میں بیٹھا ہے سعودی عرب ان کو ایک بار پھر سے بے لگام کر دی جائے یمنیوں کے اوپر. سعودیہ کے لیے شاید یہ تجربہ اچھا نہ ہو, مگر لیٹسٹ حملے میں 2 سے زائد یمنی ہلاک ہوئے, جاں بحق ہوئے, اور سعودی آرم فورسز نے ان کے اوپر ایئر اٹیک کیا ہے. یہ آگ اگر مزید پھیلی تو یا آپ کو میں بتاتا چلوں ماضی میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ یمنی اٹیک کرتے ہیں جا کے ابو دھابی یا UAE کے علاقوں میں اور سعودی ریاض کے کچھ قریب کے علاقوں میں, جہاں سے امن و امان کی صورتحال بگڑ جاتی ہے. سعودی فورسز خاص طور سے, اور جو عربی ٹوٹل فورسز ہیں وہ لڑنے لڑانے کی اتنی قائل نہیں ہے, باتوں میں تو بہت اچھا دھابا دے لیتے ہیں مگر اصل میدان جنگ میں کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یمنیوں کا تجربہ نسبتاً زیادہ ہے, جیسے کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو افغانی رولرز ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک زمانے سے حالت جنگ میں ہے. بات افغانستان کی آئی تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میں آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں, افغانستان ورسز پاکستان سٹارٹ ہو چکا ہے. پاکستان کو اب کسی بھی حال میں افغانستان سے جنگ کرنی ہی ہوگی. لوگ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ کو علم نہیں ہے, کوئی $21 بلین سے زائد کا پیسہ US افغانستان میں چھوڑ کے گیا تھا. جو بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں نا کہ افغانستان نے USA کو افغانستان سے بھگا دیا, مار دیا, تو سرکار کبھی تاریخ کو صحیح انداز سے پڑھ کے دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ USA خود جان بوجھ کے اتنا پیسہ, اتنا ویپن, اتنے ٹینک, اتنے ٹرالرز, اتنا کچھ اسلحہ چھوڑ کے گیا کہ ہمارے بعد ان کو لڑنے کے لیے کسی اضافی اسلحے کی یا پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ سب کچھ پری پلانڈ, یعنی جب آپ کو تاریخ پڑھنے کا موقع ملے گا تو پڑھیے گا کہ US کو پورا وقت میسر تھا کہ وہ سارا کچھ سمیٹ سکتا تھا, سارا ویپن, ساری مشینری, سارا پیسہ ایسے گود میں لے کے آرام سے فلائی کر سکتا تھا, جیسے اس نے اپنے ایک سپاہی کو محفوظ امن و امان کے ساتھ US یا تیسرے ملک میں شفٹ کر دیا, ویسے سب کچھ افغانستان سے نکال سکتا تھا. مگر اس نے یہ نہیں کیا, اور جان بوجھ کے کوئی تقریباً $21 بلین کے اثاثے اور کیش اماؤنٹ وہاں پر چھوڑی تاکہ ان اسلحے اور امداد کے ذریعے وہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے, جو اس کے لیے سوٹ کرتا ہے, جو اس کی ٹیریٹری کو محفوظ رکھتا ہے, جو اس کی اسٹریٹجک پالیسی ہو سکتی ہے. اور وہی کچھ اب نظر آئے گا جب افغانستان کے لوگ یعنی افغانی طالبان پاکستان کے اوپر نائٹ ویژنری ویپن کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ افغانیوں کے پاس یہ اسلحہ آیا کہاں سے کہ وہ پاکستانی فوج کے اوپر, بارڈرز کے اوپر اور پارا چنار کے قریب کے علاقوں کے اوپر, یہاں تک کہ ہر وہ بارڈر جو افغانستان کے پاکستان سے ملتی ہے اس کے اوپر چڑھائی کر سکیں رات کے وقت جدید اسلحے کے ساتھ, اور پاکستانی بم گرانے والے طیاروں کا بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکیں. یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اس اسلحے سے جو ان کے پاس موجود ہے. اور مزید جو بائیڈن نے جو ان کو ریسنٹلی امداد کی, جس کو وہ اب تک کلیئرفائی نہیں کر سکے کہ کس مد میں دی ہے, کہہ بھی نہیں پا رہے کہ بھئی ہم نے مریضوں کی امداد کے لیے دی ہے یا غربا کے, یتیمہ کے یا کفالت کرنے کے لیے دی ہے, بلکہ وہ اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ US کا انتظام اور ان کی اسکروٹنی بہت اچھی ہے, فلٹرڈ ہے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, بتاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں یہ پیسہ خرچ کیا, ٹیکس کا پیسہ تھا, ہم نے جائز جگہ پہ لگایا. تو یہ پیسہ اب تک ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. جیسے US کے اسپیس میں کچھ ٹائم پہلے ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس فلائی کر رہے تھے نا,
वैसे ये पैसे भी फ्लाई करते हुए अफगानिस्तान ना सिर्फ पीछे पहुंचा बल्कि इन दिनों में भी दिया जा रहा है। तो फिर किस बात की जंग, कैसी जंग, कैसा मुकाबला, कैसे किसकी फतह और कैसे किसकी शिकस्त। मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान के लोग इतने बहादुर हैं कि दुनिया में यूएसए को अपने मुल्क से निकालने में कामयाब हो गए, तो फिर ये पाराचिनार में कदम बढ़ाने पर कामयाब क्यों नहीं हुए? इनको तो फिर पाराचिनारियों ने दबा के रख दिया, कुचल के रख दिया। 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम इधर बॉर्डर क्रॉस करेंगे और दाखिल हो जाएंगे। अगर अफगानिस्तान यूएसए को शिकस्त दे सकता है तो पाकिस्तान का पाराचिनार पूरे अफगानिस्तान को शिकस्त दिए बैठा है। ये जंग होनी नहीं चाहिए, मगर जंग अगर हुई तो ये तारीखी हकायक हैं जिससे मैं आपको आशनास कराने की, रोशनास कराने की कोशिश कर रहा हूं। और बहुत ही अजीब बात तो यह है कि ये सब कुछ आपके मेरे सामने हो रहा है, और इस वक्त भी हिजबुल्लाह जिसने इजराइल के साथ ट्रीटी साइन कर ली थी, अमन मुआहदा हो गया था, मगर जैसे ही शाम की सूरत हाल बिगड़ी है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शामियों के लिए बेहतर हो गई है, वो बहुत खुश हैं। और एचटीएस के लोग जाके जर्मन के सफीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब वो लोग जो पगड़ियां बांध के आते थे, जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, पैंट कोट और टाई में नजर आ रहे हैं और जाके बड़े बड़े डिनर अटेंड कर रहे हैं। इनवाइट फीमेल जो सफीर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इसराइल से हमारा कोई मसला नहीं। सो शाम में इस तब्दीली के बायस जो हालात बदले हैं, उसकी वजह से हिजबुल्लाह अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर रहा और अपने एक्सेस में उसने आज पहली मर्तबा बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसराइल में हमला कर दिया। ताबड़तोड़ हमले दोबारा से लेबनान वर्सेस इसराइल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल की अपनी पॉलिसीज में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। गजा में जो लोग पीछे मारे जा चुके थे, उनके बच्चे अगर बचे थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया। एक एक शख्स को, एक एक खातून को चुन चुन के मारना और फिर शाम में अपने कंट्रोल एरिया को मजीद बढ़ाना, इसके ऊपर इसराइल नंबर 1 करार पाया है। किसी को उसने अपने आगे नहीं आने दिया। लिहाजा हिजबुल्लाह की बर्दाश्त से बाहर की बात थी। सो अब अगेन इस जंग को आप मजीद बढ़ता हुआ देखेंगे। सुनने में तो ये आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अपनी सीट संभालने से पहले ही जंग को सिमट जाना है, क्योंकि धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, मगर नजर ये आया कि धमकी का कोई असर पड़ा नहीं है, बल्कि और जंग में तेल और ईंधन डाल दिया गया। बाय द वे, एंड में मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि मुझे बहुत दुख है, लॉस एंजलिस में लगने वाली आग का शदीद नुकसान हुआ है, मगर वहां पर एक सेलिब्रिटी, एक हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जेम्स वुड, जो इजराइल के फलस्तीन पर हमले को जायज करार दे रहे थे, जब उनसे कहा गया कि जंग बंदी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा सीज फायर इज नॉट एन ऑप्शन, होना ही नहीं चाहिए। लोगों के घर में आग जलाओ, लगाओ, ताकि इनको अंदाजा हो कि नुकसान क्या होता है। आज जेम्स वुड का अपना घर लॉस एंजलिस में जल के राख हो गया और वो रो रहे थे, वीडियो बयान में ट्वीट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, शायद मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि ये नुकसान कितना बड़ा नुकसान है। मैं सिर्फ ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि क्यों कुदरत की उस आफत का इंतजार करते हैं कि जब आपका नुकसान होता है तो आपको अंदाजा होता है कि नुकसान भी कोई चीज होता है। और अभी तो आपकी जानों का नुकसान नहीं हुआ, खुदा महफूज रखे, मगर फलस्तीन में जो जाने, जो अस्पताल, जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो प्रॉपर्टी, जो रोड, जो सड़क, जो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, जो लेबनान में हो गया है, आप तो कह रहे थे कि ये होना अच्छी बात है। लिहाजा अभी भी वक्त उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि जब सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। नहीं, कायनात की और कुदरत की और फितरत की अपनी अलग ही मर्जी है। अल्लाह की अमान।